नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन, जहां आपको मिलती है खबर A to Z, क्योंकि हर खबर के पीछे एक असल खबर है जिसे जानने के लिए हम लेकर आते हैं न्यूज डिकोड। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज न्यूज। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां धान खरीदी और किसान के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर हमला बोला है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 सवाल दागे हैं इस मुद्दे को लेकर के। धान और किसान पर घमासान के बीच में 4 सवाल दागे। सीएम ने सवाल पूछा है, बोनस की विरोधी बीजेपी क्यों है। दूसरा सवाल पूछा है, भाजपा सरकार किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं करती। सीएम ने तीसरा सवाल दागा, रमन सरकार किसानों को धान पर 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस और 2100 रुपए प्रति क्विंटल का वायदा पूरा क्यों नहीं कर पाई। और चौथा सवाल पूछा, कांग्रेस के 2500 धान के दाम और कर्जा माफी को असंभव क्यों बताया गया था। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट में लिखा, अन्नदाता सवाल पूछ रहा है, क्या जवाब देंगे जुमलेबाज। यानी बीजेपी और बीजेपी के नेताओं को जुमलेबाज करार देते हुए ये 4 सवाल दागे। चलिए, ये धान का कटोरा है और उसमें धान के मुद्दे पर सियासत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हर सीजन में धान और किसान सियासत के केंद्र में रहते हैं और अब तो ये सीजन ही हम कहेंगे पूरी तरह से चुनावी है, पूरी तरह से सियासी है। मुख्यमंत्री के इस ट्वीट को और इसके पीछे सवाल जो इनको डिकोड करते हैं। चुनावी साल में एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने बीजेपी को फिर घेरा। कांग्रेस किसान के मामले में हमेशा वेटेज लेने का प्रयास करती है और इसमें काफी हद तक कामयाब भी रही है। धान के बोनस की राशि की बात हो या प्रदेश सरकार की तमाम फ्लैगशिप योजनाओं की, केंद्र पर कांग्रेस ने हमेशा सवाल उठाए हैं। एक बार फिर इस मुद्दे पर सीएम ने सीधे सीधे सवाल पूछकर किसानों को याद दिलाया कि जुमले कौन देता है, कौन वायदे करके पूरे नहीं करता है और कौन सरकार असल में उनके लिए काम करे। चलिए, अब इस पर जाहिर तौर पर वार पलटवार का होना तय है, इस पर कुछ और जवाब या कटाक्ष का आना तय है। अब आते हैं उस खबर के ऊपर जिस पर सारे देश की नजर रही है। संसद का बजट सत्र जारी है और गुरुवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जवाब दिया। कल की कुछ बातों का आगे विस्तार दिखा। टारगेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस रही। मंगलवार को राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सीधे सीधे सरकार और उद्योगपति अडानी के रिश्ते पर सवाल उठाया। तो अगले दिन सवालों को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे बढ़ाते हुए सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। विपक्ष के इस वार पर कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभालते हुए करारा जवाब दिया। उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। मोदी के निशाने पर केवल और केवल कांग्रेस ही रही। प्रधानमंत्री ने सदन में नेहरू गांधी परिवार को घेरते हुए कहा कि आज देश की सभी लंबित समस्याओं के केंद्र में एक पार्टी और एक परिवार है। उन्होंने दशकों तक समस्याओं का हल नहीं खोजा। 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नीम का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस को देश को छलने वाला और सिर्फ राज करने वाला परिवार बताया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से निशाने पर लिया, सारी सियासी खामियों को गिना दिया, सबसे मजबूत वोट सपोर्ट सिस्टम पर चोट करने का भी प्रयास किया। चलिए, आज का जो उत्तर था, भाषण था, इसको डिकोड करते हैं। कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 85 मिनट तक अपनी बात रखी और आज राज्यसभा में 90 मिनट तक अपना भाषण दिया। दोनों सदनों में मोदी के स्पीच में, भाषण में निशाने पर कांग्रेस रही।
बिना नाम लिए राहुल गांधी और गांधी परिवार के ऊपर एक के बाद एक तंज कसे गए। मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि 60 साल कांग्रेस परिवार गड्ढे ही गड्ढे कर चला गया, जबकि कल खड़गे का दावा था कि कांग्रेस ने देश को मजबूत बुनियाद दी। जवाब भी था और एक सवाल भी। मोदी ने पिछली कांग्रेस नीति सरकारों को कल्चर का और उनके पुराने कल्चर का हवाला देते हुए कहा कि ये ऐसी सरकारें नहीं जिसने समस्याओं को दिनों दिन बढ़ने दिया, विकराल होने दिया, टालते गए, कभी कोई स्थायी समाधान ढूंढा नहीं और नतीजा देश ने भुगता। मोदी ने कांग्रेस के सबसे मजबूत गरीबी हटाओ वाले नारे की भी हवा निकालने की कोशिश की। कहा कि गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, लेकिन 40 साल 4 दशक में कुछ इसके लिए किया नहीं। एक और बड़ा प्रहार मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की उपेक्षा करने को लेकर किया। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों को पूरी तरह से इग्नोर किया, उपेक्षा की। मोदी ने कांग्रेस का जो सबसे बड़ा समर्थक वर्ग रहा है, आदिवासी और किसान, इसे लेकर दावा किया कि कांग्रेस ने अगर वास्तव में इनके लिए काम किया होता तो 21वीं सदी में भाजपा की सरकार बनने पर उनको इतनी मेहनत न करनी पड़ती। अंत में सबसे खास बात, मोदी को पूरे जवाबी भाषण के दौरान विपक्ष की टोका टाकी, हो हल्ले, शोर शराबे के बीच अपनी बात रखनी पड़ी। उन्होंने एक अकेला सब पर भारी कहकर विपक्ष और खुद अपने पक्ष के लोगों को अपना कद भी एक बार फिर याद दिलाया। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि एक अकेला सब पर भारी, ये जताने की भी कोशिश की और ये बताने की भी कोशिश की कि कैसे वो सवाल इररेलेवेंट थे जो राहुल गांधी ने उठाए थे। लेकिन अभी भी कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े लोग यही कह रहे हैं कि वो सवाल जो पूछे थे उनका उत्तर दूसरे दिन भी नहीं आया। एक और सवाल है जो अनुत्तरित है। झीरम घाटी, झीरम कांड को 1 दशक हो गया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी इस पर थमा नहीं। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने एक बार फिर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा से पूछताछ की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह और मुकेश गुप्ता के नार्को टेस्ट की बात कही। देखें। 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुआ नक्सल हमला देश ही नहीं दुनिया भर में किसी भी राजनीतिक दल पर हुआ सबसे बड़ा नक्सल अटैक बनकर उभरा। 10 साल बीत गए, लेकिन इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र था, ये पता नहीं चल सका है। आज इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने राज्य सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा इस घटना के चश्मदीद गवाह थे, इसीलिए उनका इस्तीफा लेकर पूछताछ करें और फिर चाहें तो दोषियों को फांसी चढ़ा दें। और क्या जानना, जब प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेस सरकार में मंत्री है, उनसे सारी बात पूछ लेना क्या घटना घटी है, इस्तीफा दिलवा के। नाटक क्यों कर रहे हैं? प्रत्यक्षदर्शी है, घटना में शामिल हैं, जो दोषी बताए कवासी लखमा जी, उनको फांसी में चढ़ा दें। मुद्दे पर पलटवार किया राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। उन्होंने कहा कि उन्हें कवासी लखमा के नार्को टेस्ट से कोई गुरेज नहीं, बशर्ते पूर्व सीएम रमन सिंह और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता का भी नार्को टेस्ट पहले करवाएं। जांच चाहते ही हैं, अच्छी बात है, नार्को टेस्ट हो जाए, रमन सिंह जी का, मुकेश गुप्ता जी का, और ये जो मंत्री लोग कह रहे हैं उनका भी, कवासी लखमा भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले तैयार तो हो। जांच के लिए पूरी एजेंसी उन्होंने तय की, कोई हमने तय नहीं किया। और यानी कि छत्तीसगढ़ का बच्चा जानता है कि ये कांग्रेस की आपसी कला का परिणाम है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। कुल मिलाकर झीरम का जिन एक बार फिर बोतल के बाहर है और चुनावी साल में पक्ष विपक्ष के बीच बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि झीरम का ये जिन्न बाहर आया क्यों, किस वजह से आया और बार बार लाया क्यों जाता है, इसे जरा हम डिकोड करते हैं। छत्तीसगढ़ की दरभा घाटी के झीरम में कांग्रेस के काफिले पर हुआ ये इतिहास का सबसे बड़ा नक्सल अटैक था। 25 मई को इस साल इसके 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 32 लोगों की जान गई थी। कांग्रेस की एक पूरी सक्रिय टॉप सियासी लेयर इस पे शहीद हो गई। तब राज्य में भाजपा की सरकार थी, केंद्र में यूपीए यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उसी के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने घटना की जांच के लिए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसीज में से एक एनआईए को जांच सौंपने की मांग की। इस पर सहमति जताई। जांच एनआईए को मिली, साथ ही एक न्यायिक आयोग भी बना जो 10 साल से इस पर सुनवाई कर रहा है। लेकिन क्या इस जघन्य नक्सल वारदात के पीछे कोई सियासी षड्यंत्र था? ना तो इस एंगल से जांच की गई है, ना कोई फैक्ट इस मामले में सामने अब तक आ पाया है। कांग्रेस ने राज्य की सत्ता में आने से पहले बार बार कहा कि हमारे पास कई सबूत हैं, जेब में हैं।
जो सामने अगर आ गए तो सच खुलेगा, लेकिन वो अब तक सामने आए नहीं और इसी बात पर बीजेपी उनको घेरती है। बीजेपी बार बार इसलिए इस मुद्दे पर बैकफुट पर जाती है क्योंकि उनके शासनकाल में ये बड़ा नक्सल अटैक हुआ था, एक दाग की तरह है। और अब केंद्र में अगर वे सरकार में हैं और केंद्रीय एजेंसी इसकी जांच में है तो फिर सच सामने क्यों नहीं आ रहा? सवाल दोनों पक्षों के सामने है, लेकिन इसका एडवांटेज लेने के लिए दूसरे को जरूर घेरा जाता है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अगला सीएम कौन, इसे लेकर कुछ पोस्टर के साथ वॉर ऑफ पार्टी के अंदर छिड़ता दिख रहा है। जाहिर है इस पर बीजेपी पीछे नहीं है कटाक्ष करने में। पहले पूरा मामला इस रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं। साल 2023 की शुरुआत में मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ को भावी सीएम बताते हुए कई पोस्टर लगाए गए। इस पर पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और कांग्रेसी नेता अजय सिंह ने दो टूक कहा कि कांग्रेस में भावी सीएम नाम की कोई चीज नहीं होती। बात बढ़ी तो कांग्रेस ने नया ट्वीट कर कमलनाथ को अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बताया। इस पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि ये कमलनाथ के खिलाफ साजिश है। साथ ही कहा कि अरुण यादव को आत्ममंथन करना चाहिए। जो नेता कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद पे आसीन होने पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, कमलनाथ जी को कटघरे में खड़े करने का एक षड्यंत्र मान लें। कांग्रेस में मची इस किचकिच पर कटाक्ष किया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। मन के बहलाने को कमलनाथ जी ख्याल अच्छा है। आपके दल के नेता ही कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री तय ही नहीं है और जनता कह रही कि कांग्रेस की सरकार नहीं आना ये तय है। साल के अंत में चुनाव है और साल की शुरुआत में कांग्रेस के पोस्टर विवाद से उठी आंच कहीं पार्टी के सत्ता में आने के ख्वाब को ही न जला जाए। चलिए जरा अब इस विवाद को भी हम डिकोड कर लेते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सीएम के चेहरे पर जबरदस्त खींचतान है, ये मौजूदा स्थिति बताती है। कांग्रेस के पोस्टर और नए ट्वीट के बाद सीएम के चेहरे के लिए कमलनाथ का नाम जो मजबूती से सामने आया, इस पर पार्टी के भीतर ही कुछ अंतर विरोध की तस्वीरें भी दिखी। अरुण यादव समेत कई नेता तौर तरीके पर सहमत नजर नहीं आते जिस अंदाज में उनका नाम आगे किया जा रहा है। पहले से कांग्रेस से सीएम का चेहरा तय हो, वो इस बात से सहमत नहीं दिखते। क्या ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि आला कमान पर अरुण यादव एक दबाव अभी से बना रहे हैं? सवाल ये, क्या किसी बड़े नेता की शय पर ऐसा वो बयान दे रहे हैं? सज्जन सिंह वर्मा, उनके बयान पर अगर आप गौर करें तो उनकी साजिश वाली थ्योरी कितनी सही है, ये भी पार्टी के लिए एक मसला हो सकता है। चुनाव में अब केवल 8 महीने बचे और भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जो उम्मीद की जा रही थी कि सब एक साथ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ो और लोगों के बीच जाकर एक्टिव होंगे, उसमें ये पूरी कवायद, इसमें ये पूरे सवाल इस पार्टी को, पार्टी की कवायदों को कमजोर कर सकते हैं। चलिए अंदर खाने, क्या इस पूरे मामले में कोई गुटबाजी है या अंदर खाने में हम ये कहें कि पार्टी के नेता जिस अंदाज में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वार कर रहे हैं, उसका कोई असर होगा, ये देखा जाएगा। केंद्र सरकार की हज यात्रियों को सौगात सुर्खियों में है, जिस पर मुस्लिम भी खुश नहीं हैं और हिंदू संगठन भी उंगली उठा रहे हैं। यह फैसला क्या है, पहले ये जान लीजिए। बीजेपी ने मिशन 23 और 24 से पहले अल्पसंख्यकों को साधने नया दांव खेला है। मोदी सरकार ने नई हज नीति के तहत यात्रा के लिए आवेदन को निःशुल्क कर दिया और कई ऐसे प्रावधान किए जिससे हज यात्रियों के कंधे पर अब 50,000 रुपए का बोझ कम पड़ेगा। इस पर हिंदू संगठनों ने मानसरोवर यात्रा, अमरनाथ यात्रा समेत तमाम धार्मिक यात्राओं में भारी भरकम खर्च पर केंद्र से रियायत की मांग की है। इसलिए मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि अति शीघ्र जिस तरीके से आपने अभी हज यात्रियों के लिए जो सुविधा दी है, इसी तरीके से हिंदू में भी अमरनाथ यात्रा के लिए और मानसरोवर के लिए यह रियायत दें। बात जब धर्म की हो तो सियासत में उबाल आना तय है। हुआ भी ऐसा ही। मुद्दे पर दोनों पक्षों की तरफ से वार पलटवार हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सब लोग जानते हैं और इसी सच्चाई के आधार पर अब जो हमारा हिंदू समाज है वो भी मांग कर रहा है कि जो उनकी जो तीर्थ यात्रा की सब्सिडी है उसको बढ़ाने का, क्योंकि इन्होंने मान लिया कि मुसलमानों के लिए तो महंगाई बढ़ गई है, हिंदुओं के लिए वो महंगाई क्यों नहीं बढ़ रही है, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देनी चाहिए। इस विषय पर एक व्यापक संवाद है और अभी जन चर्चा का विषय है और सरकार सभी वर्गों के हित का काम करती, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो निश्चित तौर पर व्यापक संदर्भ में इन पर संवाद होगा और संवाद की जैसी स्थिति बनेगी सरकार निर्णय करेगी।
तो चलिए अब इस संवाद का कितना फायदा होगा ये भी देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने तरह से सवाल उठा रहे हैं। जिनके लिए ऐलान हुआ वो इस पर खुश नहीं है और जिनके लिए ऐलान का इंतजार है वो अभी से इस पर उंगलियां उठा रहे हैं। अब ऐसी खबर जो आपके हमारे सबके लिए बड़ी जरूरी। पिछले दिनों रायपुर में और सिमगा में नकली आयुर्वेदिक दवा मिली या आयुर्वेदिक दवा में कुछ मिलावट पाए गए। खुलासा हो चुका है, मिलावटखोर जिस नकली दवा की आयुर्वेदिक दवा में मिला करके आपको परोस रहे थे वो दरअसल वाताहारी बटी और चंदा गोली के नाम से बाजार में बिकती है। एक एक गोली में 200 मिलीग्राम से ज्यादा डाइक्लोफिन सोडियम, लगभग 250 मिलीग्राम जो है दूसरा ड्रग केमिकल इसमें मिला पाया गया। यानी एक गोली में 450 मिलीग्राम से ज्यादा पेन किलर दवाएं इसमें इस्तेमाल की जा रही थी। जोड़ों के दर्द में पीड़ितों को 4 बार दिन में ये गोलियां खाने के लिए कहा गया। एक दिन में लगभग 1800 ग्राम पेन किलर केमिकल आपको आयुर्वेदिक दवा के नाम पर परोसा गया। जाहिर सी बात है ये बड़ी गंभीर चीज है और ये गंभीर चीज लोगों की सेहत, लोगों की जान दोनों के साथ खिलवाड़ है। चलिए जरा इस विषय के पीछे कितने खतरे हो सकते हैं इनको हम डिकोड करते हैं। अगर हम इस पूरे चीज को देखें तो जान बचाने वाली दवा जब जान पर बन आने लगे तो इससे बड़ा धोखा आप क्या कहेंगे। ये धोखा क्या है जरा इस बात को भी समझें। पहली बात ये कि हर तरह की पैथी की अपनी पद्धति, अपनी तासीर होती है। इसमें किसी दूसरी पैथी की दवा को मिलावट करना वैसे भी धोखे के साथ साथ एक बड़ा क्राइम है। रायपुर सिमगा में ड्रग डिपार्टमेंट के छापे में वातारी बटी और चंदावटी या चंदा गोली नाम की दवाएं जो विशुद्ध तौर पर आयुर्वेदिक होने का दावा करती हैं, इसी विश्वास से आप हम सब उसको खरीदते हैं। इसमें 450 मिलीग्राम से ज्यादा पेन किलर्स यानी एलोपैथिक ड्रग पाया गया। इन दवाओं को लेने वाले ये सोचते होंगे कि पेन किलर्स और उससे किडनी के नुकसान से वो बच रहे हैं, लेकिन 450 मिलीग्राम वो इसका कंज्यूम कर रहे हैं आयुर्वेदिक दवा के नाम पर। छिपकर मिलावट करना जान जोखिम में डालना है, न सिर्फ गंभीर फर्जीवाड़ा है, खुले तौर पर धोखा है। पूरी पड़ताल में चंदा आयुष नाम की कंपनी जो इंदौर बेस्ड, उसके कुछ कागजों में जिक्र मिलते हैं। जाहिर तौर पर यह कार्रवाई नाकाफी है। वहां तक जांच जानी चाहिए, पड़ताल पूरी होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं विश्व की एक तस्वीर के ऊपर। तुर्की में पिछले दिनों जो भूकंप आया पूरी दुनिया ने उसे झकझोर कर रख दिया, लेकिन कुदरत के इस क्रूर कहर के बीच में भी कुछ तस्वीरें हैं जो मानवीयता की मिसाल पेश करती हैं। देखें आप। बढ़ती घटती सांसें, खौफजदा आंखें और कांपते हाथ। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं वो तुर्की से आई है और पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में आप इन दो नन्ही जान की धड़कनों को सुन सकते हैं। जहां कभी जिंदगी मुस्कुराती थी वो आशियाना मौत का मलबा बनकर गिरा। जाने कितनी सांसें उखड़ गईं, लेकिन उजड़े घरौंदों के पत्थरों के बीच दो जिंदगियां फिर भी मुस्कुराती रहीं। मलबे में बड़ी बहन ऐसी फंसी जहां वो टस से मस न हो पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने हाथ और बाहों में छोटे भाई को भर लिया ताकि उसकी जान बच सके। वो उसके सिर पर और बालों पर हाथ फेरती रही। मुसीबतों का जो पहाड़ उन पर टूटा था उसके हटने का, मौत के अंधेरे के छटने का, जिंदगी के फिर से मुस्कुराने का ये बहन इंतजार करती रही। तो हजारों जिंदगियां चली गईं और लाखों परिवार इस वक्त टेंट में, तंबू में अपनी जान बचाकर आने वाले वक्त के लिए कुछ बेहतर उम्मीद लेकर बैठे हैं। इसके कई साइंटिफिक परिणाम भी हम देख रहे हैं। तुर्की की जो ज़मीन है वो धसी भी है और इसमें काफ़ी अंतर भी आया है। इसको लेकर भी कुछ रिसर्च चल रही है। फिलहाल उम्मीद और प्रार्थना कि जल्द से जल्द वहां राहत कार्य पूरा हो पाए, क्योंकि इस तरह की आपदाएं दुनिया के जिस कोने में आई, ऐसी गंभीर तस्वीरें आंखों को नम कर गईं। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का आप अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।